विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई? 2 अक्टूबर 1952 में, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब दो ही था, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो जाना चाहिए और दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से होना चाहिए। वहां तक पढ़ा था, है ना। अब देखो समझो, एक हेडिंग लिखो, बलवंत राय मेहता समिति 1957। कोई भी समिति की अगर मतलब समिति बनाते हैं तो क्यों बनाई जाती है? वही बात है, जैसे मूल कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, है ना, या अलग अलग काम के लिए जो समिति का निर्माण होता है। ये सारी की सारी जो समिति बनती है, इनका मतलब ये होता है कि देखो, जैसे बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनाई गई, उस समय तक ये लग गया था कि प्रशासन केवल इस हिसाब से नहीं चल सकता कि केंद्र में एक गवर्नमेंट हो जाएगी और एक स्टेट में गवर्नमेंट हो जाएगी और यही पूरे देश को सही से रूल कर लेगी, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, शक्ति बेसिकली विभाजित होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। तो बलवंत राय मेहता समिति इसलिए बनाई गई कि हम अपने लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कैसे कर सकते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे कर सकते हैं, कि जो हम देश चला रहे हैं उसमें इस तरीके का प्रोसीजर किस तरह से फॉलो करें कि जो शक्तियां हैं वो और लोगों तक जाएं, लोगों तक और ज्यादा अधिकार पहुंच जाएं और इसके बेस पे हम शासन करना शुरू करें। इसी को कहा जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना। तो ये जो था, सबसे पहली बात, बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बनी थी। ठीक बात है। दरअसल समझो हुआ क्या, ये जो बलवंत राय मेहता है व्यक्ति, ये बेसिकली गुजरात के सेकंड सीएम रहे थे, है ना। वैसे इनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक हुआ था इनके साथ हिसाब, मतलब विमान में जा रहे थे और पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला कर दिया, ठक क्रैश प्लेन, मर गए। गुजरात का बॉर्डर लगता है ना पाकिस्तान से, है ना, उधर की साइड, पश्चिम की साइड, तो इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनके कंटेक्स्ट में इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण करा गया था, बलवंत राय मेहता समिति, और उससे बेसिक मतलब यही था कि हम अपनी शक्तियों को एक ग्रास रूट लेवल तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। एक नाम नागरिक का भी विकास हो तो वो किस तरह से हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? गांधी जी के सर्वोदय मॉडल पर आधारित है। सर्वोदय का मतलब सबका उदय होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी कि हम किस तरह से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हो चुका था, है ना। लोगों के और अधिकारियों के बीच में गैप बना रहा, लोग सीधे तौर पे नहीं जुड़ पाए, लोग अपनापन का जो भाव होता है वो फील नहीं कर पाए उससे। तो फिर ये समिति बनी, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। जैसे इन्होंने कहा कि देखो, अगर देश में मतलब विकेंद्रीकरण को बढ़ाना है या संघवाद को और ज्यादा मजबूत करना है, फेडरलिज्म को और ज्यादा प्रबल करना है, तो उसका मतलब ये होगा बेसिकली कि एक काम करो, गांव के स्तर पर 3 तरह से शासन करना शुरू कर दो। मतलब इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो कह सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी। कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब ये क्या था, इन्होंने कहा इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो समझो, जब हम पूरे के पूरे देश की बात कर रहे हैं तो देश में एक गवर्नमेंट है जिसको कहते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। फिर अलग अलग स्टेट है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, इधर गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से बटा हुआ है। अब मान लेते हैं यूपी की बात करें, यूपी में एक गवर्नमेंट है, राज्य सरकार बोलेंगे। अब तक क्या था कि राज्य सरकार ही पूरी तरह से नीति नियंता होती है अपने राज्य के लिए, जितने भी कानून बनानी है राज्य बनाएगा, और यहीं से पावर निकल के इसी जो सरकार है इसी के हाथ में पावर है कि गांव के एक एक व्यक्ति का अगर कुछ बात करनी है, उससे संबंधित कानून बनाने हैं, तो उससे संबंधित पावर किसके पास होती थी? राज्यों के पास होती थी। अब बात यहाँ पे इन्होंने ये कही कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसमें क्या करो, पंचायती राज को ऐड करो। पंचायत का मतलब क्या है कि गांव के स्तर पर एक अलग से गवर्नमेंट बना दो, अलग अलग गांव के अलग अलग गवर्नमेंट बना दो, है ना।
और इस तरह की व्यवस्था करो, फिर इनके ऊपर जो एक मतलब विनियामक बॉडी होगी वो राज्य की सरकार होगी। मतलब राज्य की सरकार के अंतर्गत राज्य से कुछ अधिकार लेके गांव को अधिकार प्रदान कर दे, उनकी एक पंचायत बना दे, उनकी खुद की सरकार होगी वो जो वहां पे छोटे मोटे काम करेगी। लेकिन पंचायत के बनाने का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए 3 स्तर का। 3 स्तर का मतलब आप ऐसा मत करो कि राज्य के अंदर एक गांव है, यहाँ एक पंचायत बना दी, दूसरा गांव है, यहाँ एक पंचायत बना दी, ये एक पंचायत बना दी। बल्कि ऐसा करो, क्योंकि जब हम जिले एक राज्य का स्ट्रक्चर देखते हैं तो राज्य कैसे बनता है? पहले एक गांव होता है, सबसे छोटी इकाई जो है प्रशासन की, कई सारे गांव होंगे, एक बड़ा गांव होगा, इनके मिलने गांव में क्या होती है? पंचायत होगी एक, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, है ना। तो एक तो यहाँ पे शासन करना शुरू करो, फिर कुछ गांवों के मिलने से बनता है एक ब्लॉक, फिर ब्लॉक के स्तर पर एक ऐसी बॉडी बना दो जो इस पूरे ब्लॉक की देखरेख करेगी, फिर बहुत सारे ब्लॉक जब मिलेंगे तो जिला बन जाएगा, इस जिले के स्तर पर एक ऐसी बॉडी बना दो जो इस पूरे जिले की देखरेख करेगी। लेकिन ये स्तर वही होगा जो गांव के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, समझ रहे हो। केवल गांव के लिए एक बॉडी ना बना के एक काम करो, गांव में एक प्रशासनिक व्यवस्था बना दो जिसमें ग्राम पंचायत का गठन कर दिया, फिर उस गांव के लिए ही बहुत सारे गांवों को संगठित करके एक ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक के स्तर पर एक व्यवस्था क्रिएट कर दो, ठीक है, और बहुत सारे ब्लॉकों को मिला के एक जिले के लिए एक व्यवस्था क्रिएट कर दो। इन तीनों प्रोसीजर का मोटिव एक है कि गांव का डेवलपमेंट करना, लेकिन इसके भी स्तर बना दिए, समझ गए। सरकार जो सीधे कांटेक्ट करेगी वो जिला प्रमुख से या जिला वाली काउंसिल से कांटेक्ट करेगी, ये जिला अपने ब्लॉकों में देखेगा कहाँ डेवलपमेंट, किस किस गांव, कौन सा गांव किस ब्लॉक में आ रहा है, उसके हिसाब से वितरण कर देगा, और फिर ब्लॉक के अंदर गांव तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीजों का, समझ रहे हो। एक गांव के अंदर तक जो पैसा पहुंचता है आज के समय में वो पहले जिला परिषद में आता है, उसके बाद ब्लॉक, पूरे ब्लॉक में जाता है, उसके बाद गांव के प्रधानों तक या गांव की पंचायत तक पहुंचता है। तो इन्होंने कहा गांव के स्तर पर शासन करेंगे, लेकिन ऐसा मत करो कि कोई एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हो, एक वीडियो नियुक्त कर दिया इस सारे क्षेत्र का कर लो, बस एक सिस्टमेटिक करो, गांव के स्तर पे गांव का काम करो, ब्लॉक के स्तर पे गांव का काम करो, और जिले के स्तर पे भी गांव के कंटेक्स्ट में बात करो, समझ गए। तो ये पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली थी जिसकी रिकमेंडेशन किसने करी? बलवंत राय मेहता समिति ने करी, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही थी। फिर इन्होंने कहा, जैसे एक चीज और कह सकते हैं हम, कि जो गांव के स्तर पे पंचायत का गठन करेंगे, 3 स्तर समझ में आ रहे हैं ना इसका, कौन कौन से गए? एक तो गांव के लेवल पे, दूसरी ब्लॉक स्तर पे, और तीसरी जिला स्तर पे। अब देखो, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे गाजियाबाद है तो गाजियाबाद में क्या है? नगर निगम है, तो नगर निगम इस जिला स्तर के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा। वो प्रशासन अलग है, 2 तरीके के प्रशासन होंगे, आपको मैं अभी बता रहा हूं। एक तो ऐसे हैं जो गांव हैं, एक वो चीज है जो शहर है। हम जो ये व्यवस्था पढ़ रहे हैं ये केवल गांव के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। ये जो गांव में पंचायत है ये गांव का काम कर रही है, ब्लॉक के स्तर पे जो पंचायत बना रही है वो ब्लॉक का काम कर रही है, और तीसरा जिले के स्तर पे जो परिषद बनाई है वो भी गांव के लिए काम कर रही है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, गांव में जो चुने जाएंगे, कौन चुने जाते हैं? प्रधान चुने जाते हैं बेसिकली, है ना। अगर किसी ने गांव में वोट करी है तो जब प्रधानी के चुनाव होते हैं वो व्यक्ति 3 स्तर पे वोट डालता है ना, पर्ची डालते हैं उसमें। एक तो प्रधान की वोटिंग होती है, एक बना जाता है, एक बीडीसी की चुनाव होते हैं, बीडीसी का मेंबर चुना जाता है, और एक चुना जाता है जिला, मतलब जिला सदस्य, जिला परिषद का सदस्य। 3 ही तो चुने जाते हैं। तो किस किस का चुनाव हो रहा है? गांव के स्तर पर पंचायत चुन ले, प्रधान को चुन रहे हैं, ब्लॉक के स्तर पे ब्लॉक का जो सदस्य होगा या पंचायत समिति का जो सदस्य होगा, जैसे पंचायत समिति, उसे बीडीसी कह देंगे, और जो इसका सदस्य चुना जाएगा उसको क्या कहेंगे? जिला परिषद का सदस्य कहते हैं बेसिकली, समझ रहे हो। तो ये जो ब्लॉक हैं, कुछ मेंबर इसके ऐसी चुन, वो आगे पढ़ लेंगे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बस मैं यहाँ बेसिक सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तीनों काम करेंगे स्तर, ये गांव के लिए ही काम कर रहे हैं, समझ रहे। शहरी प्रशासन क्या है वो अलग से पढ़ेंगे, जैसे शहरों में नगर निगम होता है वो किस तरह से काम करता है ना, या पंचायत, मतलब पंचायत होती है, नगर पंचायत होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, वे अलग हैं इस चीज से। अभी केवल गांव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करी। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि गांव के स्तर का जो चुनाव है वो तो डायरेक्ट इलेक्शन से करवा लेना चाहिए, प्रमुख जो चुना जा रहा है, और ब्लॉक और जिले के लिए जो
व्यक्ति प्रमुख चुना जाएगा, जैसे जिला प्रमुख जो होता है, ब्लॉक प्रमुख जो होता है, वो इनडायरेक्टली चुना जाएगा। समझ रहे हो? आपने गांव के प्रधान के चुनाव में भाग लिया ही होगा। क्या आपने कभी ऐसी वोटिंग डाली है कि भाई ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन हो रहे हैं, चलो वोट डालने चल रहे हैं? नहीं। जबकि ये पद होता है ना, तो इसको चुन कौन रहा है? इसको वो लोग चुन रहे हैं जिनको हमने चुन के भेजा है। जैसे हमने बीडीसी को चुना है ना, या ये प्रधान जो होंगे इनको हमने ही चुना है। ये ब्लॉक के मेंबर हो जाएंगे, ब्लॉक स्तर की जो पंचायत होगी जिसको पंचायत समिति कहते हैं, ये सारे मेंबर आपस में मिलकर उसके हेड को चुन लेते हैं। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जो ब्लॉक का प्रमुख होता है ना। फिर जिला परिषद का जो प्रमुख होगा, जिसे जिला प्रमुख बोलते हैं, उसके इलेक्शन में भी हम डायरेक्ट भाग नहीं लेते, बल्कि इनके जो सदस्य हमने चुने हैं, जो जिला स्तर की परिषद के हैं, वे आपस में मिलकर किसको चुनेंगे? अपने किसी हेड को चुन लेंगे, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहेंगे। तो ये रिकमेंडेशन बेसिकली इन्होंने करी थी। ठीक है, तो 2-3 चीज जो याद रखनी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सारी नहीं पढ़ेंगे हम। अशोक मेहता समिति ने पूरी लिस्ट दे दी, सारी नहीं पढ़ेंगे हम, बेसिकली एग्जाम के कंटेक्स्ट से पढ़ेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन सब में अंतर कर पाए कि किसने क्या कर दिया, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया। जैसे क्वेश्चन भी यही बनता है कि कौन सी पंचायत सबसे पहले कौन सी समिति गठित करी गई? बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। कितने स्तर की इसने बात करी? 3 स्तर की बात करी, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अब समिति का गठन होगा, अशोक मेहता समिति है, वो 2 स्तर की बात करेगी। वो कहेगा केवल ब्लॉक के स्तर पर और जिले के स्तर पर बनाओ, गांव की जरूरत ही नहीं है। एक जिले से ही सारी चीजें गांव को मेंटेन करा जा सकता है, तो उसका व्यू अलग हो गया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करी गई थी? अशोक मेहता। वो इससे अगले पढ़ेंगे, समझ लो। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े अंतर के साथ हम इसको पढ़ते चलेंगे। हेडिंग लिखो, बलवंत राय मेहता समिति। मैं लिखवा रहा हूं इस चीज को। समझ आ गया? कुछ पूछना है? हाँ, वही लगभग मैटर तो वही है। जैसे अभी हम पंचायत जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है वो एक्यूरेट पढ़ेंगे क्या चल रहा है इन समितियों के बाद, तब आपको समझ में आएगा कि ग्राम सभा जो होती है वो संसद के मेंबरों की तरह ट्रीट कर रही है, और जो प्रमुख हो रहा है वो सरकार की तरह ट्रीट कर रहा है। तो लगभग वैसा सही स्ट्रक्चर नीचे तक चल रहा है। ठीक है, इसमें लिखो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु। अच्छा, अब इन टर्म से डर तो नहीं लगता ना? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या हो रहा है, संघवाद क्या हो रहा है, एकात्मक शासन कैसा होता है? ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु कुछ सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। कुछ सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके तहत प्रावधान किए, जिसमें, या ऐसे लिखो, जिसके तहत निम्न प्रावधान बताए। जिसके तहत निम्न प्रावधान बताए। नीचे पॉइंट डाल के लिखो। पहला पॉइंट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि
अच्छा ये लिख रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, उसके नीचे ये लिख लो 3 स्तर भी तो पता होने चाहिए। पहला ऐसे ही एरो लगा के लिख लो, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। अब इसमें अगला पॉइंट लिखो, इसके तहत ग्राम स्तर पर प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा और ब्लॉक व जिला स्तर पर चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाए। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाए। ठीक है। अब देखो जब ये रिकमेंडेशन हुई तो उसके बाद मतलब सरकार को लगा हाँ ठीक बात है, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए, क्योंकि सरकार भी कंटिन्यू कोशिश कर ही रही थी। आर्टिकल 40 पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है जो डायरेक्ट करता है कि राज्य ऐसा काम करेगा। तो पहले एक प्रयास करा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वो नहीं चल पाया। फिर ये समिति गठित करी, इसने कहा ऐसे ऐसे व्यवस्था कर दो, तो ये व्यवस्था मान ली सरकार ने। संशोधन तो संविधान में कुछ नहीं करा, लेकिन अनौपचारिक रूप से इस चीज की व्यवस्था कर दी। और सबसे पहला एक जिला या सबसे पहला एक राज्य था राजस्थान। राजस्थान के एक जिला है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। उसमें सबसे पहले ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो अगर सबसे आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करी गई, तो राजस्थान का नागौर जिले में ये व्यवस्था करी गई थी। दूसरा राज्य जो बना वो बना मध्य प्रदेश, है ना। तो मतलब प्रोसीजर ये था कि धीरे धीरे करके सभी राज्यों में फॉलो कर देंगे। लेकिन 1960 के दशक के आसपास की आप स्थिति देखो, भारत की राजनीतिक व्यवस्था देखो, काफी उथल पुथल रही। जैसे 1962 में हम किसी से लड़े थे, किससे लड़े थे? युद्ध हुआ था भारत का किसी से। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भी एक युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ भी हो गई थी। तो मतलब ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि 66 के आसपास अकाल दुर्भिक्ष वगैरह भी पड़ा, आर्थिक स्थिति भी हिल गई थी देश की। तो ये मतलब ऐसे ऐसे कुछ काम हो गए राजनीतिक व्यवस्था या देश के अंदर, जिसके तहत ये चीजें पूरी तरह से लागू करवाई नहीं जा सकी। समझ गए? तो ये काम फिर से बीच में छूट गया। ठीक समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो यही बात है, लिख लो इसे, नीचे नोट लगा के लिखो, एक नोट लिखो, इसमें लिखो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर समझते हो? समझते क्या है, लिखा कैसे जाएगा? नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई। 59।
2 अक्टूबर 1900 शुरू की गई। इसमें कंटिन्यू करो फुल स्टॉप लगा के। इसमें लिखो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था। किंतु किंतु आंध्र प्रदेश क्या बताया था, क्या बताया था, एमपी बताया था नहीं, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसमें कंटिन्यू करो, वो भी लिख ही लेते हैं। किंतु 1960 के दशक में 1960 के दशक में राजनीतिक अव्यवस्था के कारण, राजनीतिक अव्यवस्था के कारण, ब्रैकेट में लिख लेना 1962 चीन युद्ध, राजनीतिक अव्यवस्था के कारण ब्रैकेट 1962 भारत चीन युद्ध, कोमा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, ब्रैकेट में लिखते चलो ये सब अभी, 1965 भारत पाक युद्ध, कोमा पीएम की मृत्यु 1964, और आर्थिक संकट आदि, और आर्थिक संकट आदि, ब्रैकेट बंद। तो शुरू में ब्रैकेट से पहले लिख रहा हुआ था राजनीतिक अव्यवस्था के कारण। अब ब्रैकेट से आगे लिखो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सका, व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सका। नहीं चलाया जा सका। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। एक कमेटी बना दी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी, सरकार ने मान ली, कुछ चीजें लागू कर दी, बीच में गड़बड़ होगी, सब बंद हो गया, है ना। तो पूरी तरह से ये व्यवस्था भी चल नहीं पाई, मतलब, है ना, जिस हिसाब से चलानी थी। अब याद करो 1977 में गवर्नमेंट चेंज हुई। ठीक है, पहली बार जो देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई वो कौन सी गवर्नमेंट आई थी? कांग्रेस तो थी शुरू से ही, है ना, लेकिन कांग्रेस चली गई थी केंद्र में से आपातकाल के जस्ट बाद। मैंने बताया था आपातकाल में काफी किरकिरी हुई इंदिरा गांधी की, लोगों को समझ में आ गया कि गलत हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार बदल गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, है ना। एक संगठन बना था जनता पार्टी, इसके पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई। अरे याद है ना आपको, मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन करा था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, बहुत सारी विकृति कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे मिनी संविधान भी कहते हैं। उसको सही किसने करा था? 44वें संविधान संशोधन ने। वो किसने करा था? जब सरकार बदल गई थी, है ना। जैसे 42वें संविधान संशोधन में करा नहीं था कि राष्ट्रपति की शक्ति खत्म कर दी, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की पावर खत्म कर दी, कार्यकाल 6 साल का कर दिया था लोकसभा विधानसभाओं का। तो ये क्या था? ये गड़बड़ करी गई थी। इसको सही किसने करा था? जब सरकार चेंज होगी, सरकार किसकी हुई? जनता पार्टी की आ गई, 44वां संविधान संशोधन करा और ये चीजें रेगुलेट कर दी थी। तो अब जो समिति बनी वो जनता पार्टी जैसे ही आई, वो तो चल ही रहा है कि भाई कांग्रेस ने सही काम नहीं करा, अब हम सही काम करेंगे। तो जनता पार्टी की सरकार में फिर एक नई समिति गठित करी गई और उस समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति। अगली हेडिंग लिखो, अशोक मेहता समिति।
कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता बेसिकली एक समाजशास्त्री थे, एक समाजवादी नेता थे। कैसे थे? समाजवादी का मतलब समझते हो? पढ़ा था प्रियम्बल में तीसरा शब्द, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब पढ़ा था? हाँ, मतलब वही बात जो हर वर्ग की बात करता हो, है ना, केवल एक विचारधारा से प्रेरित ना हो, कि मतलब कि दक्षिण पंथी, लेफ्टिस्ट, वेस्टिस्ट, वैसे नहीं, ओवरऑल जो सोसाइटी की बात कर रहा है ना, समाज के हर तबके की बात कर रहा है, मजदूरों की बात ज्यादा करता है, शोषित वर्गों की बात, उस तरीके का जो नेता होता है छवि, मोटे रूप से कहें तो समाजवादी नेता थे, है ना। तो जनता पार्टी की जब सरकार है, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी। तो पहले लिख लो इसमें एक लाइन, फिर इनकी रिकमेंडेशन देखेंगे। इसमें लिखो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। और जिसने, कोमा लगा के, और जिसने 1978 में सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। और जिसने 1978 में सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। हो गया। अब इसकी रिकमेंडेशन देखो। अभी हमने पढ़ा है ऊपर की इन्होंने कितने स्तर की करा था, ये बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर का करा था। इन्होंने कहा जो ये समिति है कि भाई एक काम करो, 3 स्तर की कोई जरूरत नहीं है, 2 स्तर का काम चलाओ। कैसे? 2 स्तरीय ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ये 2 स्तर का मतलब इन्होंने जो 2 स्तर का आशय दिया वो कहा कि एक तो ब्लॉक के स्तर पे बना दो, है ना, कि गांव गांव में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, काफी गांव को एक साथ मिला लो और एक ब्लॉक स्तर की पंचायत बना दो, है ना। और दूसरी जो थी वो थी जिला स्तर पर। इन्होंने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया वो दिया जिला स्तर की पंचायत को, कि ये मेन करता धरता होगी, है ना, समझ गए। 1 मिनट, ठीक है। तो 2 स्तर कौन कौन से हैं इसमें? एक तो ब्लॉक स्तर का है और दूसरा जिला स्तर का है। इन्होंने जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी वो जिला स्तर वाले को दी, और उसमें कहा कि जिला स्तर से सारी चीजें कनेक्टेड करो, ठीक है, ज्यादा पावरफुल जिले की एक पंचायत बनाओ और जिला पूरे उसको देख रेख करेगा। बेसिक बात तो यही थी। ब्लॉक का कहा कि भाई 10-15 हजार की एक संस्था होनी चाहिए, मतलब 10-15 हजार लोग आ जाए, जिसमें इतने बड़े सब क्षेत्र को कवर कर लो और क्या करो उससे, मतलब एक ब्लॉक स्तर की पंचायत बना दो। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये इसमें 2 मोटी बातें बस यही थी, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी वही है कि अगर इलेक्शन खत्म हो जाए बाई चांस बीच में कोई पद रिक्त हो रहा है प्रमुख का, तो 6 महीने के अंदर दोबारा री इलेक्शन करवा दो, है ना। वो सारी की सारी व्यवस्था तो कॉमन है सबकी, हम केवल डिफ्रेंशिएट करके चल रहे हैं कि इसे किस तरह से अलग है दूसरे से। ये व्यवस्था तो कॉमन है, उसने भी करी थी, इसने भी करी थी। भाई किसी भी चीज में अगर कोई मतलब आदमी कुछ सिफारिश दे रहा है, वो भी स्पेशलिस्ट कमेटी थी, ये भी स्पेशलिस्ट है, तो बहुत सारे पॉइंट तो कॉमन निकल के आएंगे, है ना। उसके मैं नोट्स दे दूंगा आपको, उसमें जो सारी की सारी रिकमेंडेशन थी। हम केवल यहाँ पे उस अंतर को समझते चल रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
क्योंकि एग्जाम के कंटेक्स्ट में पढ़े हैं वो भी तो ज्यादा जरूरी है, बेसिक मतलब तो हमें पेपर से ही है ना। तो वही वाली बात है। तो ये कौन सी थी, अशोक मेहता समिति, 1978 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, और इसकी जो प्रमुख सिफारिश थी क्या कि 2 स्तर का होना चाहिए। 2 स्तर कौन से, ब्लॉक और जिले के स्तर पे। बुझाया, मतलब समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब इसने सिफारिश तो दे दी, इसमें लिख लेना, ये वाला पॉइंट भी मैंने यहां लिखा नहीं है कि जिला स्तर को ज्यादा महत्व दिया, जिला स्तर की पंचायत को समिति द्वारा अधिक महत्व दिया गया। जिला स्तर पंचायत को समिति द्वारा अधिक महत्व दिया गया। ठीक है। अब जनता पार्टी की जो सरकार थी वो दरअसल ज्यादा दिन चली नहीं, 2 साल में ही ढब होगी। और जब ढब होगी मतलब सरकार खत्म होगी, तो क्या होगा, उस सरकार की रिकमेंडेशन अगली सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानेगी, जब ज्यादा वरीयता नहीं देते दूसरे की, है ना। अभी भी तो ऐसा होता है, ये तो केवल कमेटी की बात हो रही है, यहाँ तो पूरी की पूरी वैकेंसी रोक देती है गवर्नमेंट, है ना। सरकार चेंज हुई, इस पर अपने फिर कहते हैं अब इस पर जांच होगी, जांच लगा देते हैं कि भाई सब गड़बड़ करी है, ये करा है, वो करा है। आजकल नहीं, लेकिन आजकल नया ट्रेंड है, पुरानी भर्ती आई उस पर सरकार ने जांच बिठा दी आके कि भाई जांच होगी इसकी, पुरानी सरकार भ्रष्ट थी, करप्ट थी एकदम, सारा कुछ ऐसे ही कर दिया, हम जांच करेंगे, हम स्वच्छ छवि के आदमी है, करो जांच। करवाई, जांच में ना निकला कुछ भी, फिर बालक एक्टिव हो जाते हैं, अच्छा जांच करवा ली, तसल्ली हो गई, ठीक है अब हमें पहले से सैलरी दो, अब हम केस करेंगे। हाँ ठीक बात है भाई, वो तो अब तक जॉब कर रहे होते, फिर ये मुकदमा फिर केस कोर्ट में जाएगा, अब फिर वही बस कोर्ट में बीच का रास्ता निकलता है तो ठीक है, नहीं तो लटक रही है मामला, बहुत सी वैकेंसी लटक रही है ना। बहरहाल ये हो गया इतना, ये वाली समिति। फिर अगली एक समिति और गठित करी, उसका नाम था GVK राव समिति। GVK राव समिति। अब इसकी फुल फॉर्म मत पूछियो, बताऊं क्यों, मैंने अभी जितनी भी बुक में पढ़ा मुझे केवल यही नाम मिला है ना, जब तक भी। नहीं वो अलग चीज है, वो मावलंकर वो थे लोकसभा के पहले स्पीकर, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 तरह से काम कर रही थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। दूसरा काम संसद के रूप में भी कर रही थी जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जीवी माम, वो वहां है, वो अलग चीज है। तो ये GVK राव समिति का गठन करा गया था 1985 में। दरअसल इसे कुछ ऐसा नहीं था कि स्पेशली गांव के बारे में बताओ, दरअसल आपने अगर भारतीय इकोनॉमी पढ़ी हो उस टाइम पीरियड की, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई थी उसका प्रमुख नारा क्या था, गरीबी हटाओ। और 5वीं पंचवर्षीय योजना वही पड़ती है 74 से शुरू होकर फिर आगे जो चलती है ना, उसी टाइम पीरियड में पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिक समस्या ये थी देश की कि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, है ना। खाने पीने के खाद्यान्न तक लोगों तक पहुंच नहीं हो रही थी ठीक से। हरित क्रांति की स्टार्टिंग भी 1960 में इसके आसपास से हो रही है ना। उसके बाद से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पे बेसिकली योजना आयोग एक संस्था है, योजना आयोग समझते हो, है योजना आयोग सरकार का थिंक टैंक कह लो, ठीक है। योजना जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई देश में एक प्लान के तहत कि आने वाले 5 साल में अर्थव्यवस्था को इस दिशा में लेके जाएंगे, इस सब की जो प्लानिंग कर रहा था वो एक कमीशन बनाया था, कौन सा था, योजना आयोग। मतलब जैसा आज नीति आयोग है उसको ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था, मतलब पहला योजना आयोग था, फिर उसको 2014 में ट्रांसफॉर्म कर दिया था नीति आयोग में। खैर मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, सरकार को या योजना आयोग ने एक समिति का गठन करवाया GVK राव, और इनसे कहा कि देश में ना गरीबी बहुत बुरी फैल रही है, ना तो गांव का विकास हो रहा है ठीक से, और ग्रामीण जो गरीबी का स्तर है वो भी कंटिन्यू बढ़ रहा है।
कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दो कि हम उनका प्रशासन भी सुधार सकें और गरीबी वरीबी है इसको भी मेंटेन कर सकें और एक स्वस्थ कल्चर क्रिएट हो जाए देश के अंदर। इसके संदर्भ में कुछ सिफारिशें मांगी, इसलिए जीवे राव समिति का गठन कर दिया। इन्होंने कहा कि एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ग्राम पंचायत शुरू में बनानी शुरू करी थी उनको पुनर्जीवित करो, क्योंकि वो तो बीच में छोड़ दी, फिर से केवल राज्य ही प्रभुत्व में है। जब ग्राम लेवल पे उन पंचायतों को फिर से पुनर्जीवित कर देंगे, उनमें फिर से हवा डाल देंगे, फिर से शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ऊपर से नीचे को, तो क्या होगा, उनके हाथ में अधिकार जाएंगे और अधिकार जाएंगे, वे अपना कल्याण खुद करने के लिए समर्थ होंगे। तो इस दिशा में काम करने की शुरुआत करो। और इन्होंने भी यही कहा कि 3 स्तरीय पंचायत बनाओ, 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रखो, है ना। और इस तरीके से इन्होंने भी कुछ सिफारिशें दी थी। तो बेसिक लिख लो पहले इसमें 1-2 लाइन, उसके बाद 2-3 पॉइंट लिख लेना। देखो, योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा हेतु 1985 में इस समिति की स्थापना की गई। स्थापना नहीं, गठन करना। 1985 में इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, जिसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, कोमा लगा के, जिसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। पहली लिख लो कि ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करना, ये 3 पॉइंट लिखना है ना। वित्त आयोग का गठन होना चाहिए राज्यों के लिए। हो गया। राज्यों के लिए वित्त आयोग का मतलब समझते हो क्या होता है? फाइनेंस कमीशन। बहुत बढ़िया। होता क्या है फाइनेंस कमीशन? जैसे अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हर साल मतलब फाइनेंस कमीशन का गठन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, है ना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि देखो, जो टैक्सेस होता है, टैक्स जो होता है, पैसा,
उसका एक बड़ा अमाउंट जो जाता है किसके पास जाता है, केंद्र सरकार के पास जाता है, उसके खजाने में जाता है ना। लेकिन उसमें राज्य का पैसा भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है, उस पैसे का बंटवारा राज्यों को कितना मिलना चाहिए, केंद्र के पास कितना रहना चाहिए, है ना, किस राज्य को कैसे देना है। तो ये जो वित्त का बंटवारा जो करता है, ऐसा जो कमीशन होता है उसको कहते हैं वित्त आयोग या वित्त कमीशन, ठीक है। हमारे देश में संविधान केवल एक वित्त आयोग की व्यवस्था करता था, जो वित्त आयोग है, और वही वित्त आयोग किसमें डिस्ट्रीब्यूशन करता था, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार में। अब अगर ये भी कह रहे हैं कि वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, इसका मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग 9 जोड़ा गया था, और उसमें जो आर्टिकल है उसमें बाकायदा इंक्लूड है कि राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्य। अब राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों कर रहा है, कि राज्य का जो पैसा है वो राज्य और पंचायतों के बीच किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, राज्य वित्त आयोग। तो इन्होंने रिकमेंडेशन की, जैसे केंद्र का एक वित्त आयोग है जो पैसे का बंटवारा करता है केंद्र और राज्य के बीच में, ऐसे राज्य वित्त आयोग का भी गठन करो पंचायतों के साथ साथ, जो क्या करेगा, पंचायतों के और राज्यों के बीच में वित्त का फैसला कर देगा कि इतना पैसा राज्यों पे, पंचायतों पे जाना है, इतना राज्य के पास रहना है, इस तरह से, ठीक है। तो 2-3 रिकमेंडेशन थी। इसके बाद फिर एक समिति बनी, इससे अगले ही साल, अगले साल का मतलब 1986 में ही, ये बड़ी सही थी, मतलब इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये पहली बार कुछ ऐसी बात करेगी जो ऊपर नहीं करी गई। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, उसके अगले ही साल, ठीक है। नहीं, व्यक्ति थे, इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस के मेंबर थे, मतलब एक IRS IFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी थे। उसके बाद राजस्थान से ये सांसद भी चुने गए थे, मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बढ़िया है। नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो पता ही होता है, जो आदमी ठीक होते हैं, मतलब कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है। इन्होंने जो सिफारिशें की, देखो अब क्या हो रहा है, इससे पहली समिति कब बनी, 1985 में, इससे अगली कब बनी, अगले ही साल, इससे अगली भी एक बनेगी 2 साल बाद ही। जब ये क्रम बहुत तेज हो रहा है, इसका मतलब सरकार कुछ चाह रही है करने की। अगर गवर्नमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ, पार्टी ना बदले, तो बहुत जल्दी कुछ आने वाला था। और इसका बनने का प्रोसीजर भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बना दी, पहले राजीव गांधी जी ने प्रयास करा। अब अगर पंचायत बनानी है, अब मुझे एक बात बताओ, चलो आगे डिस्कस करेंगे इसका, है ना, अभी बस इसे देखो। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन हुआ। इन्होंने जो सिफारिशें करी कुछ प्रमुख, जैसे इन्होंने कहा कि पंचायतों तो बनाओ, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ही बनाओ, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दो। समझ गए। अब तक क्या हो रहा है, आर्टिकल 40 का यूज करके हम सीधे सीधे राज्यों के अंदर क्या बना रहे हैं, पंचायतों का गठन कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है तुम पंचायतें जो बनानी है इसको संविधान में लिखो, कैसे कैसे पंचायतें बनानी है, उनका प्रोसीजर क्या होगा, पावर्स क्या होंगी। अगर ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाएंगी, तो हर राज्य के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो पंचायतों का गठन करेगा ही करेगा, है ना। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, पहली रिकमेंडेशन थी कि पंचायतों को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, पेन चेंज कर लिया, ये मत कहना बोर्ड वर्क अच्छा नहीं हो रहा। दूसरा, दूसरी जो इनकी रिकमेंडेशन थी वही थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था ही होनी चाहिए।
और एक जो इन्होंने एक और मौलिक बात कही, वो कहा कि राज्य के जो चुनाव होंगे ना, मतलब पंचायतों के चुनाव हेतु, ऐसे लिखो, हो गया, तीनों पॉइंट नोट हो गए। अच्छा, उसमें लिखना है पहले, थोड़ा सा लिखो। लक्ष्मीमल सिंघवी सिंघवी एक लक्ष्मीमल सिंघवी एक विधि विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ समझते हो, कानून के विशेषज्ञ, ज्ञाता, हाँ एक्सपर्ट, लो एक्सपर्ट, विधि विशेषज्ञ, कोमा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, और राजस्थान से सांसद भी रहे थे, सांसद भी रहे थे। राजीव गांधी सरकार में, राजीव गांधी सरकार में इस समिति का गठन, इस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था, इस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सिफारिशों सिफारिशों और उनके सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव देना था, प्रस्ताव इनकी कुछ निम्न सिफारिशें रही, इनकी कुछ निम्नलिखित या निम्न सिफारिशें थी। ये तीनों पॉइंट लिख लो, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई जाए, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। हो गया।
उसके बाद बस एक लास्ट समिति है, उसके बाद समिति समिति खेलना बंद, है ना। फिर पंचायत पंचायत खेलेंगे, मतलब फिर पंचायतों को समझेंगे ठीक से। समझ तो आ रहा है ना, तनाव तो नहीं हो रहा कि कैसे याद होगा। कुछ नहीं है, 2-2 3-3 पॉइंट ही तो है, समिति याद कर लेनी है, बात खत्म। क्योंकि पंचायत व्यवस्था ठीक से बढ़नी चाहिए ना। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, ये गलत है ना। हाँ ये अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है जनरली कि केवल समझ के बेस पे आप अपना पेपर निकाल लो? बताओ कि मान लो ठीक है, मुझे ठीक समझ है हर चीज की, बढ़िया, मैं जानता हूँ चीजें कैसे हैं, कैसे कैसे हुई, लेकिन जब तक वे याद नहीं होंगी, क्या पेपर में डील कर लोगे आप लोग? जब तक फैक्ट्स याद नहीं होंगे? नहीं, वही तो बात है। देखो जनरल दो तरीके की चीजें होती है, मैं बता रहा हूँ। एक होता है बात करने के तरीके में आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बात कर रहे हो, नॉर्मल बात करने की बात ही कर रहा हूं मैं। दूसरा एक तरीका होता है आप सब्जेक्टिव के साथ बात कर रहे हो। मतलब ये कहा जाता है कि अगर हम कोई भी चीज बात कर रहे हैं ना, तो हम प्रमाणों के साथ बात करें, हमारे पास तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए। अगर आंसर जनरली लिख रहे हैं, उसमें अपनी राय भी लिख रहे हैं, अगर बिना ऑब्जेक्टिविटी के हम आंसर लिखेंगे तो वो आंसर का कोई मायने नहीं रहेगा। समझ रहे हो? फैक्ट के साथ बात नहीं करेंगे कि उसने ऐसा करा। समझ रहे हो? साइकोलॉजी की दुनिया में लिख रहे हो तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके तथ्य कोट करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन विशेषज्ञ होंगे, अनुच्छेद बता के बात करनी पड़ेगी। तो ये जो फैक्ट्स है, क्या फैक्ट्स की कोई वैल्यू होती है या नहीं होती? होती है। इनफैक्ट अगर आज के एग्जामिनर में के उसमें देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मामला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, सारे फैक्ट याद ही तो करने पड़ेंगे, है ना। अब उसे याद कह लो, रट्टा कह लो, एक ही बात है। समझिए, इस चीज को नेगेटिव वे में क्यों लेके जा रहे हो? रट्टा तो मारना पड़ेगा ही भाई। नहीं समझ गए, समझ लिया, बात समझ, लेकिन कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। आपको समझ आ गया कि ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई चीजें, है ना। ये कार्यक्रम चला, एक कार्य ऐसे याद करो, एक कार्यक्रम चला था, वो फेल हो गया, उसके बाद एक समिति बनी थी। लेकिन जब तक ये नहीं पता होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था और बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, इस प्रोसीजर का क्या फायदा फिर फॉलो करने का? कुछ भी मायने नहीं रहेंगे, है ना। तो ये याद करनी पड़ेगी। तो फैक्ट याद करना और सब्जेक्टिविटी जो होती है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनके मिलने से ही चलेगा हिसाब किताब। ये हो गया लक्ष्मीमल सिंह की समिति 1986। इसके 2 साल बाद ही एक समिति और गठित करी गई, और उस समिति का नाम था पीके थुंगन समिति। थुंगन, समझ में आ रहा है? कहो नहीं, दोबारा लिखते हैं। कब गठित हुई? 88 में। ये लास्ट समिति है। इन्होंने भी प्रबलता से एक बात कही कि भाई ठीक बात है, संवैधानिक आधार पर पंचायतों का गठन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारी बात कही। वो क्या की? अगर हम जो भारत के बारे में पढ़ते हैं तो वही दो चीजें की गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र की और दूसरी अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना। जैसे यूपी गवर्नमेंट मान लेते हैं, तो ये राज्य की गवर्नमेंट हुई। ये जो जितनी भी समितियां थी, ये कहती आ रही कि राज्य के अंदर अगर पंचायतों का गठन कर रहे हैं तो ये पंचायतें राज्य के अधीन आनी चाहिए। ठीक बात है। एक राज्य है यूपी, यूपी में अलग अलग जिले हैं, अलग अलग गांव है, पंचायतों का गठन कर दिया, तो इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी होगी? स्टेट होगा या सेंटर होगा? स्टेट होगा। स्टेट के अंदर काम चल रहा है, सारी समितियां ये रिकमेंडेशन कर रही थी। पीके थुंगन समिति क्या कहती है कि नहीं, इन्हें राज्यों के अधीन नहीं, इन्हें केंद्र के अधीन बनाना चाहिए। समझ रहे हो? तो मतलब ये तो और ज्यादा एक केंद्रीकरण वाला हिसाब बन गया, डाइवर्सिटी कहां हुई? समझ गए? अगर जब हमने याद करो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कैसा संविधान था? एकात्मक था या संघात्मक था? एकात्मक था।
एकात्मक क्यों था? केंद्र में गवर्नमेंट है, उसी के प्रतिनिधि राज्यों में भी हैं, केंद्र में केवल चुनाव होंगे, राज्यों में वो व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुन के भेज देगा, तो सारा का सारा सत्ता किससे चल रही है? एक ही व्यक्ति से चल रही है। तो कैसी सरकार थी? एकात्मक शासन था। तो ये तो एकात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई एक तरफ, जबकि हम किस चीज पे विश्वास करते हैं कि प्रशासन किस तरह से अच्छा होगा, अधिकार कब ज्यादा मिलेंगे? जब डाइवर्सिटी ज्यादा होगी या एक के हाथ में होगी पावर, विकेंद्रीकरण होगा, संघात्मक वाली व्यवस्था आ जाएगी। ठीक है, तो हालांकि जो भी था, हम इसका कुछ आलोचना नहीं कर रहे, इसका विश्लेषण नहीं कर रहे, हमें बस ये देखना है इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, क्योंकि अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन तो हम उसके साथ जस्टिस कर सके, है ना, क्वेश्चन कर पाए। लिखो, इसमें एक दो लाइन लिखो पहले, फिर इसकी रिकमेंडेशन देखेंगे। इसमें लिखो थुंगन समिति, थुंगन समिति ग्रेट, थुंगन समिति संवैधानिक आधार पर ही, संवैधानिक आधार पर ही पंचायतों का, संवैधानिक आधार पर ही पंचायतों के गठन की पक्षधर थी। पंचायत संवैधानिक आधार पर ही पंचायतों के गठन की पक्षधर थी। पक्षधर थी, किंतु यह पंचायतों को राज्य के अधीन न रखकर, किंतु यह पंचायतों को राज्य के अधीन न रखकर केंद्र के अधीन रखने, केंद्र के अधीन रखने हेतु समर्थित थी। समर्थित, समर्थित समझते हो? समर्थित, हाँ, समर्थित थी। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं, इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न है। कौन कौन सी थी? उफ, पहली, एक तो इसने दो तीन चीज बहुत ठीक कही। पहली ये कहा कि पंचायतों का जो गठन होगा ना, उसमें SC ST और महिलाओं का आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, SC ST और के लिए आरक्षण का प्रावधान हो। ठीक है, एक बात इन्होंने फिर से वही कही कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। चला जाओ। और त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज। अब जो फिलफिल हुई हैं वो हम देखेंगे, किसी एक की फिलफिल नहीं करी। जैसे आरक्षण की बात यहां से ले ली क्योंकि आरक्षण भी इंक्लूड करा है, निर्वाचन आयोग की गठन भी करा है तो लक्ष्मीवल सिंघवी समिति का निर्वाचन आयोग भी गठित कर दिया, है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन भी करा है तो राज्य वित्त आयोग यहां से ले लिया। पैटर्न क्या लिया है 3 स्तर का, वो बलवंत राय मेहता समिति से उठाया है।
तो कुल मिला के, हाँ कुल मिला के ज्यादा प्रभाव जो रहा वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की ठीक सारी सिफारिशें मान ली थी, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी से इधर उधर जो ठीक लगा वो ऐड कर दिया था। ठीक है, समय छोड़ना है अब, एक टॉपिक करके फिर छोड़ेंगे। हो गया? ठीक है, अब बस इसमें मतलब समिति तो पढ़ ली, इसमें एक चीज और पढ़नी है, मतलब देख लेते हैं, पढ़नी तो क्या है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए आइडिया, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी सारी समझ में होनी चाहिए। अब देखो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, है ना, 1989 तक रही है वो। उन्होंने क्या करा, अपनी गवर्नमेंट में संविधान संशोधन विधेयक लेके आ गए। कहा था ना संविधान संशोधन करना चाहिए, तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया, और कब आया? 1989 में। समझो, ये सारी समितियों ने अपनी सिफारिशें दी। अब सरकार को क्या करना है, एक स्टेप बढ़ा के इसको रेगुलेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये चीज तय होगी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें ऐड नहीं होंगी तब तक बात बनेगी नहीं। बिना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे बहुत बार बात बनाने की कोशिश करी, क्या बात बन पाई? ठीक से नहीं बनी। तो राजीव गांधी को समझ में आ गया, उस समय के भी पीएम थे, कि भाई संविधान में चेंज करना ही पड़ेगा। तो उसके तहत क्या करा, 1989 में एक संविधान संशोधन करा। कौन सा? 64वां संविधान संशोधन नहीं कराया, ध्यान रखो, ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक था। क्या था? मतलब बिल था। बताओ, विधेयक और अधिनियम में अंतर बताओ। हाँ, अधिनियम मतलब एक्ट, जब वो पूरी तरह से बन गया तो एक्ट बन जाएगा। विधेयक का मतलब है अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई एक्ट नहीं बना। प्रोसीजर तो वही है ना, लोकसभा राज्यसभा, राज्यों के लिए जाना है तो राज्य के लिए जाएगा, उसके बाद जाके साइन हो जाएंगे, ऐसे बनना था, प्रक्रिया थी, तब वो एक्ट बनेगा। लेकिन ये विधेयक था, लोकसभा में बहुमत थी, धूमधाम से पारित कर दिया, पास कर दिया लोकसभा से। राज्यसभा में गया यही बिल। राज्यसभा में जाने के बाद क्या हुआ कि राज्यसभा में अल्पमत था उस समय पे, समझ गए? तो क्या हुआ, उससे बिल फेल हो गया, विधेयक विधेयक ही रह गया, अधिनियम नहीं बन पाया। राज्यसभा का मतलब समझते हो? राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है, मैंने बताया किसका होता है, राज्यों का होता है, हमने पढ़ा है। उसमें केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है? नहीं होता। राज्यों में जो जो सरकारें होती हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुन के कहाँ भेजती है? राज्यसभा में भेजती है। तो अगर सारे राज्यों में कांग्रेस नहीं है, मतलब ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस नहीं है, केंद्र में कांग्रेस है, इसका मतलब है लोकसभा में तो कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यों में कांग्रेस नहीं है। अभी जो जीएसटी बिल पास हुआ उसकी मेन वजह क्या थी, मैंने बताया कि एक ऐसा दौर आया जिसमें राज्यसभा में भी, मतलब लोकसभा में तो बीजेपी है ही, राज्यसभा में भी बीजेपी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बीजेपी है। वही तो कंटेक्स्ट हो रहा था, इसी वजह से जीएसटी बन पाया, नहीं तो जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था 2002 में। ऐसी कुछ स्थिति यहाँ आके बनी, जब ये बिल लाया गया, 64वां संविधान विधेयक लाया गया, लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाके गिर गया, पास नहीं हो पाया, राज्यों ने समर्थन नहीं करा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी सरकार चेंज हुई, वीपी सरकार आती है, जिसने मंडल कमीशन का नियुक्त करा था, ओबीसी को आरक्षण दिया था जिस गवर्नमेंट ने। ठीक है, 1990 में ये बिल फिर से इंट्रोड्यूस करा, लोकसभा में ही गया था, इतने में वीपी सरकार खत्म, गिर गई। उसके बाद फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, जिन्होंने उदारीकरण शुरू करा था, उदारीकरण का दौर, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, है ना। वो सरकार आई, उसने ये बिल पेश करा और नियमित रूप से संशोधन कर दिया, और 93वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन करा 1992 में। दो संशोधन करे थे, 73वां संविधान संशोधन 1992 में करा, ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन करा, वो भी 1992 में ही करा। 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर दी कि पंचायतों का ऐसे ऐसे चुनाव होगा, गांव के स्तर पे ऐसे ऐसे चुनाव होगा। भाग 9 संविधान में ऐड कर दिया, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक जोड़ दिए थे। ठीक है, 74वां जो संविधान संशोधन करा वो नगर निकायों के चुनाव के लिए करा। नगर निकायों का कैसा प्रशासन होगा, जैसे नगर निगम होता है शहरों के अंदर, ये शहरों में कैसे शासन होगा, उसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन करा।
और भाग 9 कै जोड़ दिया और आर्टिकल 243 ओ तक उसमें थे, उससे आगे पी से जो शुरू कर दिया वो भाग 9 के अंतर्गत। अभी यही रोक रहे हैं, मतलब इसे कल से मैं दोबारा बता दूंगा सारे को, है ना, फिर कल से नियमित रूप से ये चीजें शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? फिर पूछना है? नहीं, चलो तो